हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक अच्छा सा यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे। एक अनोखी रेल यात्रा। रेल की यात्रा तो अक्सर हम लोग करते ही रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो क्या आप लोगों ने कभी रेल की यात्रा की है? तो चलिए अब हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 3, एक अनोखी रेल यात्रा। यात्रा वृत्तांत। अध्ययन से पूर्व मतलब पाठ पढ़ने से पहले। तो बच्चों, ये जो एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में क्या दिख रहा है? वेरी गुड। तो बच्चों, यह चित्र एक रेलगाड़ी का यानी कि एक रेलवे स्टेशन का है, जहाँ पर रेलगाड़ी है। लोग अपना सामान ढोकर रेल में जा रहे हैं। लोग यहाँ से सामान खाने का खरीद रहे हैं ताकि वो रेलगाड़ी में बैठकर खा सकें। तो यह चित्र एक रेलवे स्टेशन का है। इस यात्रा वृत्तांत का मूल तत्व है, इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखक द्वारा भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहारों के एक छोटे से अंश को उजागर किया गया है, जो भारतीयों की दास्तां को दर्शाता है। तो बच्चों, जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत साल पहले, दैट मीन्स 90s में, यानी 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले हमारे भारत देश पे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था। वो हमें हर चीज़ के लिए टोकते रोकते थे, हमें हर चीज़ उनसे पूछ के करनी पड़ती थी। तो बस इस यात्रा वृत्तांत में जो उन अंग्रेज़ों द्वारा हम पर किए गए दुर्व्यवहार और हमारे ऊपर किए गए अत्याचारों का एक छोटा सा अंश यहाँ बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शाम का समय था। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। रेलगाड़ी के इंजन की भग भग से प्लेटफॉर्म पर कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक रेलगाड़ी की लंबी सीटी की आवाज ने मेरे हृदय की धड़कन को बढ़ा दिया। इसलिए नहीं कि मुझे सीटी की आवाज से डर या घबराहट होती है, बल्कि इसलिए कि जिसके इंतजार में मैं समय से पहले प्लेटफॉर्म पहुंचकर प्रतीक्षा कर रहा था, वह मेरा दोस्त अभी तक नदारद यानी कि गायब था। अभी तक उसका दोस्त नहीं आया था। तो बच्चों, इस कहानी में एक शाम की बात बता रखी है, जहां पर जो राइटर है, जो कवि है, जो लेखक है, वो बता रहा है कि वो प्लेटफॉर्म पर अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था और रेलगाड़ी के इंजन से जो भग भग से प्लेटफॉर्म पर कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। जब रेलगाड़ी का इंजन चलता है तो भग 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 की आवाज होती है। उस आवाज से प्लेटफॉर्म पर उसको कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक से रेलगाड़ी की एक लंबी सीटी बजी, जिससे क्या हुआ? लेखक के हृदय की धड़कन बढ़ गई। क्यों? इसलिए नहीं बढ़ी कि उसको उस सीटी की आवाज से डर लगता है, बल्कि इसलिए बढ़ी क्योंकि रेलगाड़ी की सीटी की आवाज तो बज चुकी थी, लेकिन उसका दोस्त अभी तक नदारद था, मतलब गायब था। अभी तक उसका दोस्त वहां पर नहीं पहुंचा था। तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि वह आएगा भी या नहीं। इधर स्टेशन मास्टर ने रेलगाड़ी को प्रस्थान करने हेतु हरी झंडी दिखा दी। शायद अब मुझे आगे की यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी। यह विचार मन में लिए मैं जैसे ही रेलगाड़ी के डब्बे की ओर बढ़ा, मुझे सफेद अचकन और काली पैंट पहने, हाथ में भारी भरकम सामान लिए दूर से भागते हुए मेरे दोस्त आशुतोष नजर आया। तो इसमें कवि ये बोलता है कि मैं तो मन ही मन, जब उसका दोस्त आया नहीं तो वो मन ही मन सोच रहा था कि क्या उसका दोस्त आएगा भी या फिर नहीं। इधर स्टेशन मास्टर ने रेलगाड़ी के प्रस्थान करने के लिए हरी झंडी दिखा दी थी और अब उसको ये था कि भाई मुझे आगे की यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी। तो ये सोचते सोचते वो रेलगाड़ी में अपने डब्बे की ओर बढ़ने लगा।
जैसे ही वो उस डब्बे की ओर बढ़ने लगा, उसको सफेद अचकन और काली पैंट पहने, हाथ में भारी भरकम सामान लिए अपना दोस्त आशुतोष दिखा। मैंने रेलगाड़ी की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए आशुतोष को जल्दी से किसी भी डब्बे में चढ़ जाने का संकेत दिया। जैसे ही रेलगाड़ी की स्पीड, रेलगाड़ी की रफ्तार बढ़ने लगी, यानी लेखक ने क्या किया, आशुतोष को बोला कि भाई तू किसी भी डब्बे में फटाफट चढ़ जा। उसको किसी भी डब्बे में चढ़ने का संकेत दिया। अब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी, मगर मेरा हृदय न जाने क्यों इतना घबरा रहा था कि आशुतोष चढ़ा भी होगा या नहीं। मैं अपनी सीट पर चुपचाप माथा पकड़े बैठा हुआ था। इतने में मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। सारा सामान भलीभांति रख लिया है ना? यह आवाज किसी और की नहीं, आशुतोष की थी, जो पीछे के डब्बे को पार करते हुए अपने डब्बे तक आ चुका था। आशुतोष ने मुझसे कहा, जल्दी से अपना सामान ठीक जगह से बांध लो और खिड़की वाली जगह घेर लो। अब मुझे ये बात थोड़ी अजीब सी लगी, तो मैंने आशुतोष से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आशुतोष ने जवाब दिया, अरे गाड़ी में खिड़की वाली सीट। रेलगाड़ी तो प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी, लेकिन लेखक का हृदय अभी भी इतना ज्यादा घबरा रहा था कि आशुतोष चढ़ा होगा या नहीं। उसको यही डर था, क्या पता आशुतोष ना चढ़ पाया हो। फिर क्या, फिर जैसे वो अपनी सीट पर अपना माथा पकड़कर बैठा हुआ था, इतने में ही पीछे से उसको एक आवाज सुनाई देती है, अपना सारा सामान भली भांति यानी अच्छे से रख लिया है ना? पता है वो आवाज किसकी थी? वो आवाज किसी और की नहीं, आशुतोष की थी, जो पीछे के डब्बे को पार करते हुए अपने डब्बे तक आ चुका था। फिर क्या, फिर आशुतोष लेखक से कहता है कि जल्दी से अपना सामान ठीक जगह बांध लो और खिड़की वाली जगह को घेर लो। तो उस लेखक को ये बात थोड़ी अजीब लगी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है कि खिड़की वाली जगह घेर लो या अपना सामान बांध के रख लो। तो उसने उससे पूछा आशुतोष से कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आशुतोष ने जवाब दिया कि गाड़ी में खिड़की वाली सीट कौन घेरना नहीं चाहेगा। तो दरअसल बात यह है कि अगले स्टेशन पर कुछ लोग चढ़ेंगे जो तुम्हारे सामान को तुम्हें हटाकर गाड़ी के फर्श पे बैठने के लिए कहेंगे। तो आशुतोष को यह बात सुनकर मेरे मन में कई प्रश्न एक साथ उठ खड़े हुए। तो जैसे ही मैंने आशुतोष की ये बात सुनी कि भाई मैंने तो टिकट ले रखी है, लेकिन तब भी वो मुझे और मेरे सामान को हटाकर फर्श पे बैठने के लिए क्यों कहेंगे, ऐसे कई सवाल मेरे मन में खड़े हुए। तो मैंने पूछा, कौन लोग और वो ये सब क्यों करना चाहेंगे? तो आशुतोष ने जवाब दिया, मित्र, यह तुम्हारी पहली यात्रा है, मगर मैं इस तरह की यात्राओं को पहले भी कर चुका हूँ। ये लोग और कोई नहीं बल्कि अंग्रेज है, जिन्होंने हम पे शासन किया हुआ है, जिन्हें यह लगता है कि हम लोग उनकी प्रजा हैं। मतलब वो जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे और वो हमारे राजा हैं। वह हम पर हुक्म चला सकते हैं और हम उनकी दया और क्षमा के योग्य तब तक नहीं बनते जब तक हमारा हृदय दुखी कर वे लोग किसी संतोष को प्राप्त न कर ले। तो आशुतोष कहता है कि यार तेरी तो ये पहली यात्रा है, मैं ऐसी यात्राओं में पहले बहुत जा चुका हूँ, तो मुझे यह पता है कि ये लोग हम उनकी दया और क्षमा के योग्य तब तक नहीं बनते जब तक हमारा हृदय वो दुखी ना कर ले। मतलब हमें वो किसी ना किसी तरह का दुख ना पहुंचा ले, तब तक उनको संतोष प्राप्त नहीं होता। तो आशुतोष की बात सुनकर मेरे मन में एक अनजान डर जन्म ले चुका था कि पता नहीं वे अंग्रेज लोग हमारे साथ क्या व्यवहार करने वाले होंगे। अगला स्टेशन देखते ही देखते करीब आ रहा था। ख्यालों की उधेड़-बुन होती रही और स्टेशन आ गया। अंग्रेज अफसरों की भीड़ रेलगाड़ी के डब्बे में चढ़ गई। अचानक एक अंग्रेज अफसर हमारी ओर बढ़ा और सामने वाली सीट पर जैसे ही बैठना चाहा कि दूसरे साथी अफसर ने उसे आवाज लगाई और वे सभी ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर जा खड़े हुए। आशुतोष मेरे चेहरे के हाव भाव को भांप चुका था। वह लोग उतर गए हैं।
अब तुम घबराओ नहीं। यह बात सुनकर कुछ देर के लिए मेरा हृदय संभल तो गया, परंतु पूरी यात्रा में अधीर मन अनेकों सवाल के साथ साथ एक ऐसी कुंठा को भी जन्म दिया जो अंग्रेजों के प्रति हमारी दास्ता थी। तो मैंने आशुतोष से कहा कि हम कब तक इनके गुलाम बने रहेंगे, हम कब आजाद होंगे? आखिर ऐसा कब तक चलने वाला है कि हम अपने ही देश में पराधीन और ये लोग हमारे ही देश में स्वाधीन बनकर जिएंगे? तो आशुतोष के पास भी मेरे सवालों का शायद कोई उत्तर नहीं था। हम दोनों पूरी यात्रा के पश्चात यानी पूरी यात्रा के बाद अपने गंतव्य स्थान तक तो पहुंच गए, लेकिन अपने उत्तर तक नहीं। तो जो इस पाठ के लेखक हैं, उनके मन में काफी सवाल थे। वो यह जानना चाहते थे कि कब तक हम इन अंग्रेजों के गुलाम बने रहेंगे, कब हमारा देश आजाद होगा, कब तक हम लोग इनकी हर एक बात सुनते रहेंगे, कब तक ये लोग हमें दुख पहुंचाते रहेंगे। वो लोग अपने गंतव्य स्थान तक तो पहुंच गए, लेकिन लेखक को अपने सवालों का जवाब तब तक भी नहीं मिला था। तो यह थी कुछ भारतीयों की दास्तां कि कैसे वो अंग्रेजों के दबाव में सारे काम करते थे। अंग्रेज अपने आप को कैसे राजा समझकर और हमें प्रजा समझकर हम पर अत्याचार करते थे, हमारे ऊपर कैसे वो रौब जमाते थे। तो चलिए अब शब्दार्थ पढ़ते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ। मित्र मतलब दोस्त, नदारद मतलब गायब, क्षमा मतलब माफी, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, प्रस्थान मतलब चलने को कहना, दास्तां मतलब गुलामी। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से उच्चारण करना है। तो चलो मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करो। स्वाधीन, स्वाधीन, पराधीन, प्राधीन, गंतव्य, गंतव्य, कुंठा, कुंठा, प्रजा, प्रजा, इंतजार, इंतजार, झंडी, झंडी, रफ्तार, रफ्तार, संकेत, संकेत, हृदय, हृदय। तो यह था हमारा पाठ। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, मतलब अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका आपको सही सही उत्तर बताना है। तो बताइए कि प्लेटफॉर्म पर किसकी प्रतीक्षा हो रही थी? लेखक की? नहीं, लेखक के दोस्त आशुतोष की। तो प्लेटफॉर्म पर आशुतोष की प्रतीक्षा हो रही थी। अगला प्रश्न है, स्टेशन मास्टर ने रेलगाड़ी को प्रस्थान करने के लिए क्या दिखा दी? हरी झंडी। स्टेशन मास्टर ने रेलगाड़ी को प्रस्थान के लिए हरी झंडी दिखा दी, जिससे रेलगाड़ी चलनी शुरू हो गई। अगला है, मित्र ने आशुतोष को रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए क्या दिया? वेरी गुड। मित्र ने आशुतोष को रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए संकेत दिया। अगला है, घ, रेल यात्रा में प्रजा किसको कहा गया है? तो जो पाठ अभी आपने एक अनोखी रेल यात्रा की पढ़ी, उसमें प्रजा किसको कहा गया है? वेरी गुड, उसमें प्रजा भारतीयों को कहा गया है और राजा किसको? अंग्रेजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2,
दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के आपको सही सही उत्तर बताने हैं। तो बताइए, अब मुझे आगे की यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी। यह बात किसके मन में आई? लेखक के या आशुतोष के? वेरी गुड, ये बात लेखक के मन में आई कि अब मुझे यह यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी। अगला है, प्लेटफॉर्म पर कौन किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? वेरी गुड, प्लेटफॉर्म पर लेखक यानी कि मैं आशुतोष की प्रतीक्षा कर रहा था, अपने मित्र आशुतोष की। अगला है, अगले स्टेशन से रेलगाड़ी में कौन चढ़ने वाला था? वेरी गुड, अगले स्टेशन पर कुछ अंग्रेजी सैनिक रेलगाड़ी में चढ़ने वाले थे, जो तुम्हें और तुम्हारे सामान को साइड कर तुम्हें नीचे बैठने को बोलेंगे। अगला है, वह राजा है और हम प्रजा। इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, इस कथन का मतलब है कि वो राजा यानी कि वो हमारे ऊपर हुक्म करेगा, हमें उनके सारे हुक्म, सारे के सारे चीजें उनकी माननी पड़ेगी। वो हम पे चाहे अत्याचार करे, चाहे कुछ भी। हम प्रजा, जैसे प्रजा पहले के टाइम पे राजा की हर एक बात मानती थी, हर एक फैसले को स्वीकार करती थी, ऐसे ही हमें एक प्रजा बनकर उसके हर एक फैसले को स्वीकार करना पड़ेगा। हम उनकी किसी बात को, उनके किसी फैसले को टाल नहीं सकते। वो जैसे चाहे हम पे रौब जमा सकते हैं, जैसा चाहे वो हमारे साथ व्यवहार कर सकते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, और हम प्रजा होने के नाते कुछ नहीं बोल सकते। तो ये इस कथन का तात्पर्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनसे सही शब्दों से उनको मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटफॉर्म पर क्या होता है? रेलगाड़ी। तो हम प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी से मिलाएंगे। झंडी किस रंग की थी? हरी। तो हम झंडी को हरे रंग से मिलाएंगे। अगला है हृदय। हृदय में क्या होता है? घबराहट। तो हम हृदय को घबराहट से मिलाएंगे। अगला शब्द है अंग्रेज। अंग्रेज कौन थे? हमारे राजा। तो हम अंग्रेज को राजा से मिलाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे सीटी, अचकन, संकेत और भीड़। तो आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है सीटी। सीटी से क्या वाक्य बनेगा? वेरी गुड, मुझे सीटी सुनाई दी। मुझे सीटी सुनाई दी। अगला है अचकन। अचकन से क्या वाक्य बनेगा? वेरी गुड, मेरा दोस्त सफेद अचकन पहने आ रहा था। मेरा दोस्त सफेद अचकन पहने आ रहा था। अगला शब्द है संकेत। संकेत, मैंने अपने दोस्त को संकेत दिया। मैंने अपने दोस्त को संकेत दिया। अगला शब्द है भीड़। भीड़ से क्या बनेगा? वेरी गुड, रेल गाड़ी में बहुत भीड़ थी। रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, किसने कहा
किससे कहा लिखिए। प्रश्न 5, किसने कहा किससे कहा लिखिए। तो पहला वाक्य है वह आएगा भी या नहीं। यह वाक्य किसने कहा था? वेरी गुड, यह वाक्य लेखक ने खुद से ही कहा था कि यह आएगा भी वह या फिर नहीं। अगला वाक्य है खिड़की वाली जगह घेर लो। यह वाक्य किसने कहा था? वेरी गुड, यह वाक्य कहा था आशुतोष ने लेखक से। अगला वाक्य है यह तुम्हारी पहली यात्रा है। यह वाक्य किसने कहा था? आशुतोष ने लेखक से। अगला वाक्य है वह राजा है और हम प्रजा। यह वाक्य कहा था? लेखक ने आशुतोष से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, कहानी में यदि आशुतोष रेलगाड़ी में ना चढ़ता तो अंग्रेज अफसरों व उसके मित्र के बीच क्या बात होती? अपनी सहपाठियों के साथ चर्चा करते हुए वाक्य लिखिए। तो बच्चों, जैसे कि लेखक की ये पहली यात्रा थी, उसको इस रेल यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसको आशुतोष ने बताया कि अपना सारा सामान बांध कर रख लो। क्यों? क्योंकि अगले स्टेशन से एक अंग्रेजी सैनिक चढ़ेंगे जो तुम्हें और तुम्हारे सामान को यहाँ से हटाकर तुम्हें जमीन पे बैठने को बोलेंगे। तो अगर आशुतोष वहां नहीं होता, आशुतोष रेलगाड़ी में नहीं चढ़ता, तो अंग्रेजी सैनिक और लेखक के बीच में क्या वार्तालाप होती, क्या बातें होती? अपने सहपाठियों के साथ इसकी चर्चा कीजिए और इसका जवाब यहाँ लिखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके 4 विकल्प। आपको उनके सही मतलब पर, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला वाक्य है नदारद होना, मतलब शामिल होना, गायब होना, हाजिर होना या फिर दिखाई ना देना। वेरी गुड, इसका सही विकल्प है गायब होना। तो हम गायब होने के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, अगला शब्द है प्रस्थान। प्रस्थान मतलब आगे बढ़ना, आगे चलना, पीछे की ओर मुड़ना या वहीं खड़े रहना। तो बच्चों, प्रस्थान का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो हम आगे बढ़ने के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला शब्द है गंतव्य। वह स्थान जहां जाना ना हो, या फिर वह स्थान जहां पहुंचना हो, वह स्थान जहां से वापस आना हो, या फिर वह स्थान जहां कोई ना जाता हो। तो बच्चों, गंतव्य का मतलब होता है वह स्थान जहां पहुंचना हो। तो हम वह स्थान जहां पहुंचना हो वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों के लिए आपको एक शब्द बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है जो प्रजा पर राज करे। प्रजा पर कौन राज करता है? वेरी गुड, प्रजा पर राजा राज करता है। अगला वाक्य है जो अधीन होकर रहे, मतलब पराधीन। अगला है जो अधीन होकर ना रहे, मतलब जो सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, अपने ऊपर अधीन हो, तो उसको हम बोलते हैं स्वाधीन। अगला है वह स्थान जहां पहुंचना हो, मतलब गंतव्य स्थान। तो इसका एक शब्द होगा गंतव्य। अगला वाक्य है जिसके बारे में जानकारी ना हो,
मतलब अनभिज्ञ, जिसको किसी भी चीज के बारे में जानकारी ना हो। प्रश्न 9, रिक्त स्थान में कारक का उचित रूप का, के, की, ने पर लगाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में आपको कारक का सही रूप का, के, की, ना, पर, इन शब्दों को जोड़कर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो बताइए इन वाक्यों में कौन सा कारक का सही रूप आएगा। तो चलिए वाक्यों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, अब मुझे आगे डैश यात्रा अकेले करनी पड़ेगी। तो इसमें कारक का कौन सा रूप आएगा? वेरी गुड, की। अब मुझे आगे की यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी। अगला वाक्य है, प्लेटफॉर्म डैश कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा है। इसमें कारक का कौन सा रूप आएगा? वेरी गुड, पर। प्लेटफॉर्म पर कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा है। अगला वाक्य है, आशुतोष डैश मुझसे कहा जल्दी से अपना सामान बांध लो। तो यहाँ आशुतोष ने मुझसे कहा जल्दी से अपना सामान बांध लो। अगला वाक्य है, शाम डैश समय था, मैं प्लेटफॉर्म पर खड़े अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। तो इसमें कारक का कौन सा रूप आएगा? का। शाम का समय था, मैं प्लेटफॉर्म पर खड़े अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। अगला है प्रश्न 10, सही शब्द पर गोला लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों का सही स्पेलिंग्स पर आपको गोला लगाना है। पहला शब्द है इंतजार। इंतजार में कौन सा वर्ड सही है? पहले वाला इंतजार, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। दूसरा शब्द है अचकन। अचकन, अचकन का कौन सा सही शब्द है? थर्ड, तीसरे वाला, तो हम तीसरे शब्द पर गोला लगाएंगे। अ च क न, अचकन। अगला शब्द है खिड़की। खिड़की कौन सी सही स्पेलिंग है? सेकेंड, दूसरी, तो हम दूसरे शब्द पर गोला लगाएंगे। अगला शब्द है संकेत। संकेत, इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है? फोर्थ, लास्ट वाला, तो हम चौथे शब्द पर गोला लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सेनानियों के चित्र पहचानते हुए उनसे संबंधित नारों को बैनर पर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर बैनर दिया हुआ है जिसमें आपको नारा लिखना है और यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम की फोटो यानी चित्र दे रखी है। आपको इन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सेनानियों को पहचानना है और इनके दिए हुए नारों को दिए हुए बैनर में लिखना है, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग्स में। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, आपने पिछले कुछ दिनों में किस जगह की यात्रा की है? अपने अनुभव को अपने शब्द में लिखिए। तो बच्चों, जैसे कि अब आप लोगों ने लास्ट ईयर, पिछले साल या अभी कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले आप लोग जिस भी यात्रा पर गए, जैसा भी आपका उस यात्रा का अनुभव था, उस यात्रा के अनुभव को आपको दी गई रिक्त जगह पर लिखना है। आपका कैसा भी अनुभव रहा हो, अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, आपको उस अनुभव को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर यहाँ पर लिखना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 13, जिस तरह भारत देश का झंडा तिरंगा है, उसी तरह प्रत्येक देश का अपना झंडा होता है। दिए गए झंडों के चित्र को पहचानिए और देश के नाम लिखिए। यहाँ कुछ झंडों के चित्र दे रखे हैं, जैसे हमारे भारत देश का झंडा है तिरंगा, ऐसे ही हर देश का अपना एक झंडा होता है।
तो आपको इन झंडों को पहचान कर उनके देश का नाम लिखना है। तो बताइए, पहला चित्र किस देश का है? फ्रांस। पहले झंडा जो है ये फ्रांस देश का झंडा है। दूसरा चित्र किस देश का है? श्रीलंका। ये श्रीलंका देश का झंडा है। श्रीलंका, ये श्रीलंका देश का झंडा है। ये तो सबको ही पता होगा कि यह किस देश का झंडा है? भारत। ये हमारे भारत का झंडा है। अगला चित्र है इज़राइल का। यह इज़राइल के देश का झंडा है। यह आखिरी चित्र किसका है? नेपाल। यह झंडा नेपाल के देश का है। तो बच्चों, आप इस झंडों के बारे में और थोड़ी रिसर्च करें और इनके बारे में जानें। और भी देश हैं जिनके आप झंडों की चित्र निकालकर उनके बारे में जान सकते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। मेरी कक्षा आज यहीं खत्म होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेल यात्रा अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, मिलती हूँ नई कहानी के साथ एक नई क्लास में, एक नई कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।